हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी 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 गुड। वेलकम टू वन शॉर्ट वीडियो ऑफ ज्योग्राफिक इंडिकेशन। नाउ दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज छोटा सा चैप्टर है लेकिन आपके एग्जाम में 5-10 नंबर का ये आता है। गॉट इट एवरीवन। तो ये जो छोटे चैप्टर होते हैं ना, जैसे डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इनको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहिए। रीजन क्या है कि इसमें मेहनत कम है और नंबर ज्यादा है। इसको शॉर्ट में अपन क्या बोलते हैं बेटा? जी आई, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। नाउ द फर्स्ट थिंग इज कि हम इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता क्या है, हम किसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे, ये समझ में आना चाहिए। सारे के सारे प्रोविजंस को अपन यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे, और अगर केस स्टडी से हमारे स्टडी मटेरियल में, तो उसको भी अपन यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बच्चों की, नोट्स हमें कहाँ मिलेगा? तो नोट्स बच्चों आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप बैच को देख लीजिए, ये एक फ्री बैच है जहाँ पे आप जाइए और आपको यहाँ पे जाके नोट्स मिल जाएगा। स्टेप नंबर 1 क्या है बेटा? pw.live वेबसाइट में चले जाइए, या pw का ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आपको बेटा ये वाला बैच दिखेगा जो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है। ये आपका स्टेप नंबर 2 होगा। आप यहाँ पे खुद को एनरोल कर लीजिए। अगेन एज आई सेड, दिस इज अ फ्री सीरीज, तो डोंट वरी, आपको कोई चार्ज नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो चुपचाप आप बढ़िया से वहां पे जाके रजिस्टर कर लीजिए। तो पहला स्टेप क्या बोला? pw.live। या तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, pw के ऐप में आप जा सकते हैं डाउनलोड करके, और उसके अंदर आपको ये बैच मिलेगा। इस बैच में आप अपने आप को एनरोल कर लीजिए। एनरोल करने के बाद वहीं पे आपको क्या मिल जाएगा बेटा? नोट्स। उसको आप क्या कर लेंगे? स्टेप नंबर 3, डाउनलोड। डन। तो 3 स्टेप में आपका काम हो गया। पहला pw.live, pw ऐप, स्टेप नंबर 2 इस बैच में जाना, और स्टेप नंबर 3 नोट्स को डाउनलोड करना और खूब मजे से उसको पढ़ना। गॉट इट? अब देख लीजिए वीडियो। गॉट इट एवरीवन? इस चैप्टर का वेटेज मैं आपको लिख के बता देता हूँ। इस चैप्टर का वेटेज मिनिमम 5 नंबर का तो रहा ही है। मैंने जितने एग्जाम्स देखे हैं लगभग सभी में ये एवरेज 5 नंबर का आया है, और कुछ एग्जाम्स में ये 15 नंबर तक का भी पूछा गया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस छोटू से प्यारे से चैप्टर का वेटेज है 5 से 10 नंबर। सो इट इज अ वेरी वेरी स्कोरिंग चैप्टर। और ये एक ऐसा चैप्टर है ना, जो जब आप दुनिया में निकलेंगे और आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ होगा, ये लेक्चर देखा हुआ होगा, तो आप दुनिया में कम से कम एक नॉलेजेबल इंसान की तरह दिखेंगे कि देखो ये जीआई होता है। आप 4 लोग को, अपने मम्मी पापा भाई बहन दोस्त गर्लफ्रेंड को बता पाएंगे कि देखो ये जीआई होता है। नाउ व्हाट इज जीआई? अब बेटा इंडिया में हमारी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इस चीज का बड़ा प्रमोशन किया है जिसको कहते हैं जीआई टैग। आपने शायद नाम कभी ना कभी न्यूज़पेपर में, कहीं पे न्यूज़ चैनल में सुना होगा, जीआई टैग मिल गया, किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल गया। अब ये जीआई टैग क्या होता है? तो बेसिकली बेटा, अगर हमारे देश के किसी एरिया में, मैंने क्या बोला, हमारे किसी देश के किसी एरिया में कोई चीज बहुत फेमस है, कोई चीज बहुत अच्छी है, तो उस चीज को बेटा हम लोग क्या दे देते हैं? जीआई टैग दे देते हैं। यानी कि उस पर्टिकुलर चीज को, उस पर्टिकुलर चीज को, प्रोडक्ट को, ठीक है, उस गुड्स को हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया से पहचान दे देते हैं। एरिया से क्या दे देते हैं बेटा? पहचान। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अभी तो मैं मतलब बता रहा हूँ। जैसे कि आप देखिए, आगरा का पेठा आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं? अब अगर मान लीजिए कोई और जगह का पेठा है, तो वो शायद अच्छा हो शायद ना हो, लेकिन अगर आगरा का पेठा होगा तो सभी को मालूम है कि वो बेस्ट ही होगा। आपने सुना होगा बेटा कोलकाता का रसगुल्ला। क्या सुना होगा? कोलकाता का रसगुल्ला, रोशोगुल्ला बोलते हैं वैसे। तो रोशोगुल्ला कोलकाता का जो है बेटा, वो बड़ा फेमस है। तो कहीं और का भी रसगुल्ला अच्छा होगा, लेकिन कोलकाता का बेस्ट है। इसी तरीके से बेटा कांचीपुरम साड़ी के बारे में आपने सुना होगा, कोल्हापुरी चप्पल के बारे में आपने सुना होगा, एल्फेंजो मैंगो के बारे में आपने सुना होगा, नागपुर के संतरे के बारे में आपने सुना होगा। तो ऐसी ढेरों सारी चीजें हैं बेटा जिसके बारे में आपने सुना होगा, जिसमें एक पर्टिकुलर वर्ड जो है वो किसी एरिया को डिफाइन करता है, और एक पर्टिकुलर वर्ड जो है वो डिफाइन करता है किसी ना किसी गुड्स को। क्लियर हो गया बेटा सभी को? तो मैंने क्या बोला, जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग बेसिकली पहचान दिलाता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या गुड्स को, कि ये ओरिजिनेट करता है, ये निकल रहा है कहाँ से? एक पर्टिकुलर एरिया से। और क्योंकि वो उस पर्टिकुलर एरिया से निकल रहा है, तो वो जो सामान होगा उसकी क्वालिटी बेस्ट होगी।
समझ में आया? उसमें कुछ तो भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होगा, कुछ तो भी उसके अंदर ऐसा होगा जो कहीं और बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों को? ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की अगर मैं बात करूं बेटा, तो इंडियन पेटेंट ऑफिस यानी कि जो हमारा पेटेंट वाला जो रजिस्ट्रार है ना, वही यहाँ पे जीआई टैग का भी काम करता है। यानी हमारे इंडिया वाले जुगाड़ू है ना, तो एक ही ऑफिस में उन्होंने दोनों काम करवा दिया। पेटेंट का भी वहीं पे रजिस्ट्रेशन होता है, जीआई का भी वहीं पे रजिस्ट्रेशन होता है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, जहाँ पे वैसे भी खाने के बहुत सारी चीज़ें हैं, व्हेन आई वेंट टू आंध्र प्रदेश, तो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ पे जो भी खा रहा हूँ मुझे अच्छा ही लग रहा है। तो वहाँ का एक मैंगोस है, देखिए, बना गना पल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत ही होगा वैसे तो तेलुगु में इसको शायद कुछ और प्रोनाउंस करते होंगे, पर ये फेमस है बेटा। तिरुपति के लड्डू बहुत ज़्यादा फेमस है। दार्जिलिंग की टी तो मेरी फेवरेट है। एंड इनफैक्ट दार्जिलिंग की जो टी है बेटा, वो इंडिया का फर्स्ट जीआई है। इंडिया का क्या है बेटा? फर्स्ट जीआई। अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ ले कि इंडिया का सबसे पहले जीआई किसको मिला था, तो याद रखिएगा दार्जिलिंग टी को मिला था। इनफैक्ट ज्यादातर देशों में बेटा दार्जिलिंग टी नाम से ही वो बिकता है। क्लियर हो गया? तो अगर मैं किसी नॉर्मल चाय के लिए अगर 60 रुपए देता हूँ ना, तो दार्जिलिंग टी के लिए मैं 1000 रुपए भी दे सकता हूँ, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी होगी बेटा, वैसी क्वालिटी पूरी इंडिया में कहीं भी नहीं होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ दार्जिलिंग टी का। अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट में जाएंगे ना, तो वहां पे आप सर्च करिएगा, वहां पे थोड़ा सा दार्जिलिंग टी आपको बहुत महंगा मिलेगा। मकई बड़ी नाम का आप खोजिएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, ये एक जगह का ही नाम है मकई बड़ी। वहां पे दार्जिलिंग टी जो है, वहां पे भी दार्जिलिंग टी वाली चीजें जो है वो मिलती है। आप इसको अमेजोन या फ्लिपकार्ट से लेकर देखिए, बहुत ही अलग है। गॉट इट एवरीवन? जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, फिर नागपुर के संतरे बहुत फेमस है, कश्मीर का पश्मीना बहुत फेमस है, और इसके ऊपर तो बॉलीवुड वालों ने गाना भी बना के रखा है। फिर कांगड़ा के, बिहार के पेंटिंग्स बहुत ज्यादा फेमस है, तो इनका भी यहाँ पे जीआई टैग इनको मिला हुआ है। तो जीआई से आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा कि जीआई क्या होता है। कि बेसिकली किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन या ओरिजिन से अगर वो आते हैं, वहां से अगर वो आते हैं और वो उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, तो हम उसको एक टैग दे देते हैं, ताकि पूरे वर्ल्ड को ये पता रहे कि ये वाला जो सामान है ना, ये बाकी सारे सामानों से बिल्कुल अलग है। गॉट इट एवरीवन? जैसे मान लीजिए कि नाम लिखा है, एक आदमी का नाम लिखा है रवि, एक आदमी का नाम लिखा है अंजलि, मतलब औरत, वॉटेवर। ठीक है, एक आदमी का नाम लिखा है सी एस शिवानी। अब इन तीन नाम में आपको नहीं लग रहा कि ये जो सी एस शिवानी है, ये एकदम अलग से हाईलाइट हो रहा है? क्यों? क्योंकि उनको एक टैग मिल गया है सी एस का। तो जैसे हमारी शिवानी मैम है, तो बिल्कुल अलग से वो दिख जाएंगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि उनके नाम के आगे सी एस लग गया है। बिल्कुल वैसे ही बेटा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जिस भी चीज को जीआई मिल जाएगा, उसका प्रमोशन, उसका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फैलेगा। क्यों? क्योंकि सबको ये पता रहेगा कि ये चीज यहाँ की फेमस है, तो आप इसको आंख बंद करके ले सकते हो। जैसे मैं आपको एक छोटा एग्जांपल और देता हूँ। अगर आप टूथपेस्ट यूज करते होंगे तो आप कोलगेट, पेप्सोडेंट तुरंत यूज कर लेते होंगे। लेकिन अगर मैं बोलूंगा ये चुन्ना मुन्ना कंपनी आया है, इसका टूथपेस्ट भी आप यूज करके देखो, तो आपके मन में थोड़ा सा ना डर रहेगा, थोड़ा सा शक रहेगा, क्योंकि ये अभी प्रूव नहीं हुआ है कि अच्छा है। लेकिन कोलगेट और पेप्सोडेंट सालों से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रूव हो चुका है कि वो अच्छा है। क्या ये बात समझ में आई? वैसे एक पर्टिकुलर एरिया से निकली हुई प्रोडक्ट, क्योंकि सालों से चल रही है, लोग सालों से कंज्यूम कर रहे हैं, लोग सालों से यूज कर रहे हैं, सब तारीफ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो अच्छा ही होगा। क्लियर हुआ? बासमती राइस अगर आपने कभी खाया तो आपको पता होगा कि इसकी क्वालिटी बेस्ट है। अब बासमती राइस को लेकर दो देशों के बीच में फाइट हो रहा है कि किसको जीआई मिलना चाहिए। एक तरफ हमारा प्यारा सोने की चिड़िया इंडिया, और दूसरी तरफ कटोरा लेकर खड़ा हुआ पाकिस्तान। तो ये दोनों ही यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं कि बासमती राइस का जीआई हमको मिलना चाहिए, एक दूसरा देश बोलता है नहीं हमको मिलना चाहिए। तो अभी इंटरनेशनल कोर्ट जो होता है ना, वहाँ पे ये फाइट चल रही है कि इंडिया को मिलेगा या पाकिस्तान को। बट अगर आप मेरी माने तो इसमें इंडिया ही जीतेगा। फिर स्विस वॉच बेटा, ये स्विट्जरलैंड के जो वॉचेस होते हैं ना, वो बेहतरीन क्वालिटी के होते हैं। आज भी आप लोग देखेंगे कि उनकी घड़ियों को लोग इस्तेमाल करते हैं। यूरोप की आप देखिए कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स कितने फेमस हैं। गॉट इट एवरीवन? तो ये कहीं ना कहीं पर्टिकुलर ज्योग्राफी से ओरिजिनेट करते हैं, तो इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। क्यों जीआई का प्रोटेक्शन करना चाहिए हमें? क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्वालिटी को दर्शाता है, ये दिखाता है कि ये जो प्रोडक्ट
ये कहाँ से आ रहा है? इसका जो गुड रेपुटेशन है बेटा, इतने सालों से काम करके उसका एक नाम जो बना है बेटा, उसका प्रोटेक्शन यहाँ पे होगा, उसका रेपुटेशन यहाँ पे मेंटेन होगा। प्रिवेंटिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम जेनरिक प्रोडक्ट, अगर एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से अलग करना है तो आपको कुछ ना कुछ तो टैग देना पड़ेगा ना। अगर मान लो एक इंसान है, उसका नाम है देवी, और एक इंसान जिसका नाम है CS देवी, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि यार देवी भी शायद सक्सेसफुल हो, पर CS देवी तो पक्का 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 सक्सेसफुल होगी, क्योंकि उसके नाम का एक कंपनी सेक्रेटरी लगा हुआ है, तो पढ़ाई भी अच्छी है, जॉब भी अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तो आपको नॉर्मल लोगों से कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है आपका ये कंपनी सेक्रेटरी का टैग। प्रोटेक्टिंग द डोमेस्टिक मार्केट फ्रॉम कॉम्पिटिटर। अब अगर बाहर का कोई चावल होगा और बासमती चावल होगा तो आप क्या प्रीफर करेंगे? सर बासमती चावल प्रीफर करेंगे, क्योंकि बासमती चावल की क्वालिटी बेस्ट है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो डोमेस्टिक सेलर्स हैं उनको भी यहाँ पे थोड़ा सा उनको हेल्प मिलेगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब जीआई अगर आपको मिल गया तो बेटा कुछ एडवांटेजेस होंगे। सबसे पहला क्या होगा कि कोई और फिर आपको इसे यूज नहीं कर पाएगा, और अगर कोई और इसका यूज किया आपसे बिना पूछे, अनऑथराइज का मतलब होता है विदाउट परमिशन, अगर कोई बिना आपसे परमिशन लिए अगर इसको यूज कर रहा है तो उसको फिर यहाँ पे सजा हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं रायपुर में हूं अभी, तो रायपुर में मैंने चाय उगाया और उसको मैंने कह दिया कि ये तो दार्जिलिंग टी है, ले लीजिए। अब जैसे ही दार्जिलिंग टी वालों को पता चलेगा कि यार मैं ऐसा कर रहा हूँ, वो मेरे ऊपर केस कर सकते हैं, या जो कंज्यूमर है वो मेरे ऊपर केस कर सकता है, और केस करेगा तो मेरे को यहाँ पे जेल भी होगी। जी हाँ, मेरे को यहाँ पे जेल भी होगी, मेरे को यहाँ पे पेनल्टी भी देना पड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं दार्जिलिंग टी का यहाँ पे रेपुटेशन कोई खराब होने नहीं देगा, लीगल प्रोटेक्शन इनको यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर है सभी को? सिर्फ दार्जिलिंग टी ही दार्जिलिंग टी बोल के बेचा जा सकता है, किसी भी और टी को दार्जिलिंग टी आप नहीं कहेंगे। जो लोकल फार्मर्स है बेटा दार्जिलिंग के, उनको यहाँ पे बेनिफिट होगा, क्योंकि लोग आएंगे जब भी दार्जिलिंग में तो टी खरीदेंगे ही खरीदेंगे, तो उनका सेल बढ़ जाएगा। बूस्ट रूरल डेवलपमेंट। अब बेटा देखो दार्जिलिंग ऐसा कोई बहुत मेट्रो सिटी तो नहीं है, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है, लेकिन कोई बहुत मेट्रो सिटी जैसा तो नहीं है ना। तो रूरल एरिया ही है, लेकिन उसका कितना अच्छा डेवलपमेंट होगा। जब लोगों को ये पता चलेगा कि यहाँ की टी फेमस है, तो लोग कहीं ना कहीं बेटा उस गांव में जाएंगे, छोटे छोटे जगहों में जाएंगे, और वहाँ पे और ज़्यादा दूसरी चीज़ों का भी सेल बढ़ेगा, दूसरी चीज़ों को भी इकोनॉमिकली फ़ायदा पहुंचेगा। अनफेयर प्रैक्टिस ऑफ ट्रेड यहाँ पे कम हो जाएगा, यानी कोई और आपके सामान को नहीं बेच पाएगा, यानी दार्जिलिंग टी को सिर्फ दार्जिलिंग वाले ही बेच पाएंगे, रायपुर वाला, बिहार वाला या दिल्ली वाला नहीं बेच पाएगा। लोकल कल्चर या रिसोर्स को यहाँ पे प्रोटेक्शन हो जाएगा बेटा, प्रिजर्वेशन हो जाएगा, और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कस्टमर को जाएगा कि ये वाला जो क्वालिटी है ये बेस्ट है, क्योंकि ये पर्टिकुलर एरिया से आ रहा है। गॉट इट एवरीवन? अब कोई अगर आपसे मान लीजिए पूछता है कि जीआई क्या है, तो इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा बड़ा डेफिनेशन देके रखा हुआ है। 1999 में हमारा ये एक्ट आया था हमारे इंडिया में। तो ये क्या बोलता है, चलिए हम इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपसे वो ये पूछ ले कि व्हाट इज जीआई, अब हमने एडवांटेजेस समझ लिए, क्यों उसका प्रोटेक्शन जरूरी है वो समझ लिया, तो वो तो आपको एग्जाम में लिख कर आना ही है। साथ में वो अगर आपसे ये पूछ ले कि व्हाट इज जीआई, तो आप क्या बोलेंगे? तो इसको ना बुलेट पॉइंट में लिख कर आइए। जीआई मीन्स एन इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब होता है बेटा इशारा। जैसे दार्जिलिंग टी है, तो मैं क्या इशारा कर रहा हूँ कि ये जो टी है ये दार्जिलिंग में बनी है। अगर मैं बोल रहा हूँ नागपुर ऑरेंजेस, तो यानी ये ऑरेंजेस कहाँ बने हैं बेटा? नागपुर में बने, मतलब ये उगे हैं वहां पे। एन इंडिकेशन दैट गुड्स ओरिजिनेट फ्रॉम गुड्स ओरिजिनेट फ्रॉम पर्टिकुलर ज्योग्राफिक टेरिटरी, पर्टिकुलर ज्योग्राफिक टेरिटरी। ठीक है, ज्योग्राफिकल टेरिटरी। तो क्या बोला बेटा मैंने कि एक इंडिकेशन है, इशारा है कि ये जो गुड है ना ये एक पर्टिकुलर एरिया से आ रहा है, और आप कहीं ना कहीं ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये एरिया से, इस पर्टिकुलर एरिया से आ रहा है, तो बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा, अब सवाल आता है कि गुड्स कैसा होगा? तो गुड्स एक पर्टिकुलर जगह से होगा, ये तो हम समझ गए, लेकिन गुड्स कैसा होगा? तो हम लोग लिखेंगे गुड्स कैन बी एग्रीकल्चरल, नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड। एग्रीकल्चरल, नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड। तो बच्चों देखो, अगर आप इसे कहीं भी देख रहे हो, यूट्यूब में देख रहे हो या सिद्धांत बैच में देख रहे हो, आपका नोट्स भी यहाँ पे बनता हुआ जा रहा है। यानी कि आपने क्लास कहीं से भी लिया हो,
कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका नोट्स तगड़ा होना चाहिए। आप मेरा ये वीडियो एक दो बार और देखोगे ना नोट्स के साथ साथ, तो होगा ये कि आपके दिमाग में सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर होके बैठ जाएगी। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट बोल रहा हूँ एग्जाम के पहले ना कुछ और काम नहीं आता। आपके जो हैंड रिटन नोट्स है वही काम आते हैं, क्योंकि आप मॉड्यूल कहाँ उठा के पढ़ने बैठोगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से बनाना है। अब एग्रीकल्चरल, नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड में क्या डिफरेंस है, आप समझो बात को। नेचुरल वो है जहाँ पे कोई भी ह्यूमन इंटरफेस नहीं है, ये मैं आपको मीनिंग बता रहा हूँ ना। ये व्हाट इज जीआई में लिख के नहीं आना है आपको, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। अब जैसे सन क्या है, नेचुरल है कि एग्रीकल्चर है? फिर नेचुरल है। फिर वाटर क्या है, वाटर नेचुरल है। अच्छा, ट्रीज क्या है, ट्रीज नेचुरल है। ये जो हमारा कोयला होता है, कोयला, कोयला क्या है, नेचुरल है, क्योंकि बेटा इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। यानी किसी इंसान का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। किसी इंसान ने इसको नहीं बनाया है, कुदरत ने इसको बनाया है। समझ में आया, किसने बनाया बेटा, कुदरत ने बनाया है, यानी कि हमारे नेचर ने इसे बनाया है। यहाँ पे इंसान का कोई भी रोल नहीं है। अब लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चरल की, तो एग्रीकल्चरल में क्या होता है ना बेटा कि ह्यूमन इंटरवेंशन जरूरी है। अब जैसे कि अब मान लीजिए कि अगर कोई ये हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉप है, ठीक है, धान है किसी प्रकार का, तो वो जो है बेटा वो बिना किसी इंसान के मेहनत के तो नहीं उगेगा। अगर वो उग भी गया तो कटेगा नहीं, अगर कट भी गया तो वो फिर छनेगा नहीं। ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगी, उसको क्लीनिंग नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन का होना ज़रूरी है। गॉट इट एवरीवन? तो जैसे अल्फेंसो मैंगो है, तो अल्फेंसो मैंगो जो है बेटा उसको उगाया जाता है, वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन लगेगा ही लगेगा। यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, पर यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन है। मैन्युफैक्चर्ड तो आपको समझ में आता ही है, ये दोनों से एकदम अलग है। मैन्युफैक्चर्ड का बेसिकली मतलब ही ये होता है कि भैया आपने कोई सामान को लेकर आया और उसको पूरे प्रोसेस के अंदर डालकर उसे मैन्युफैक्चर किया। तो फैक्ट्री में या प्लांट में, ठीक है, जिसको क्या किया गया है बेटा, मैन्युफैक्चर किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैज बीन कैरिड आउट। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैज बीन कैरिड आउट। तो आई थिंक दिस इज नॉट अ बिग थिंग, आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आता है। अब जैसे कोल्हापुरी चप्पल है, तो कोल्हापुरी चप्पल क्या हो जाएगा बेटा, वो मैन्युफैक्चर्ड हो जाएगा, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पे बनाया गया है। अब फैक्ट्री या प्लांट का मतलब ऐसा नहीं जो आप मूवी में देखते हो कि बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है, वैसे ही हो। कोई भी जगह जहाँ पे किसी प्रकार का मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि किसी चीज़ को बनाया जा रहा है, किसी औजार का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर्ड के अंदर आ जाएगी। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? तो एक तो गुड्स होना चाहिए, गुड्स एक पर्टिकुलर एरिया से होना चाहिए, और जीआई क्या करता है, उसको इंडिकेट करता है कि ये जो है ये इस पर्टिकुलर जगह से है। गॉट इट एवरीवन? आगे, अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इफ इट इज मैन्युफैक्चर्ड, इफ इट इज मैन्युफैक्चर्ड, देन द प्रोडक्शन प्रोसेस शुड बी इन दैट टेरिटरी, शुड बी इन दैट टेरिटरी। अब जैसे मैं कोल्हापुरी चप्पल बोल रहा हूँ, तो कोल्हापुरी चप्पल का मतलब क्या हो गया कि ये कोल्हापुरी में उसका प्रोडक्शन हो रहा है, या तो कोल्हापुर जो जगह है बेटा वहां पे उसका क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। तो तब जाकर अपन बोलेंगे कि ये वहां का जीआई है। लास्ट, द गुड शुड हैव स्पेशल और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। स्पेशल और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक मतलब कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो बाकियों से एकदम ही अलग है, तब जाकर हम उसको जीआई टैग देंगे, वरना हम उसको जीआई टैग नहीं देंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई बेटा सभी को? कुछ तो भी उसमें खास होना चाहिए। तो जीआई क्या है बेटा, कि इशारा देता है ये कहीं ना कहीं कि गुड्स जो है ये पर्टिकुलर एरिया से, और वो जो गुड्स है वो या तो उगाया गया है एग्रीकल्चर, या तो वहाँ पे ऐसे ही मिलता है नेचुरल, या तो मैन्युफैक्चर होता है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा उत्तराखंड वाला एरिया है बेटा, उत्तराखंड वाले एरिया में ना बहुत माइनिंग होती है। उसका रीज़न क्या है, जितने रिसोर्सेस वहाँ हैं बेटा शायद कहीं और नहीं है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये तीन ऐसे जगह है बेटा जहाँ पे सारे स्टील, सारे आयरन के फैक्ट्रीज है। क्यों? क्योंकि ये जितना इसका जो रॉ मटेरियल है आयरन का, आयरन और स्टील का जितना भी रॉ मटेरियल होता है वो यही तीन जगह पे मिलता है, कहीं और नहीं मिलता। तो ये नेचुरल है, वो वहीं होगा। गॉट इट एवरीवन? मैन्युफैक्चर्ड यानी आप एक पर्टिकुलर जगह में उसको बना रहे हैं। चलिए, तो अब बेटा जीआई का यहाँ पे मैंने आपको पूरा मतलब आपको बता दिया है। अब ऑब्वियस सी बात है कि हमको जीआई को अप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमको जीआई मिलेगा। तो
एक मैं आपको ये एक नॉर्मल सा प्रोसेस बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल में लिखा दूंगा। सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपको जो ऑफिस है वहाँ जाके, पेटेंट ऑफिस है वहाँ जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे चेन्नई में भी है, कोलकाता में भी है, मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है। तो लेट्स से कि अगर मैं चेन्नई चला गया, बहुत सारी जगह पे है। अब आपको ये नाम लेकिन याद नहीं रखना है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया है कि लेट्स से कि अगर मान लो मैं चेन्नई ऑफिस जाता हूँ तो चेन्नई ऑफिस में मैं क्या क्या दूंगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जोग्राफिकल सिग्निफिकेशन क्या है, यानी कि ये जो सामान है ये इसी जगह का फेमस क्यों है, बाकी जगह में क्यों नहीं हो सकता ये। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो सामान है ये पर्टिकुलर इसी जगह का क्यों फेमस है। क्लास ऑफ गुड, आपका जो सामान है वो खाने वाला सामान है, पहनने वाला सामान है, क्या है, कौन सी क्लास में आ रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल पश्मीना कपड़ा है और अल्फेंजो मैंगो एक आम है, तो पश्मीना और मैंगो को एक ही कैटेगरी में रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते। समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं। ज्योग्राफिकल एरिया कौन से एरिया में आता है। डिटेल ऑफ द अपीयरेंस, वो कैसा दिखता है, कुछ तो अलग होगा ना। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये जो अल्फेंसो मैंगो होता है उसका शेप बड़ा अलग होता है एज कम्पेयर टू अदर मैंगोस। साथ ही साथ ये जो नागपुर वाले संतरे होते हैं उनका टेस्ट बड़ा अच्छा रहता है, इनका कलर भी हल्का सा वेरी करता है, ऐसा सुना हूँ मैंने, बहुत एक्सपर्ट तो नहीं हूँ मैं। तो आपको जो भी दिख रहा है ना ऊपर ऊपर से वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। पर्टिकुलर ऑफ द प्रोड्यूसर, अब ऑब्वियस सी बात है कि एक पर्टिकुलर पूरे एरिया में अगर वो फेमस है तो एक आदमी नहीं, शायद बहुत सारे लोग बना रहे होंगे। तो कितने सारे लोग हैं, उनका नाम क्या है, कौन से जगह में कितने लोग करते हैं, वो एक आप लिख के दे दीजिए। लास्ट, एफिडेविट डिपोजिंग द एप्लीकेंट्स राइट टू बिकम द रजिस्ट्रेंट, एक एफिडेविट देना पड़ेगा आपको। एफिडेविट का मतलब क्या होता है, एक तरीके का शपथ पत्र है ये, जहाँ पे आप जो भी बोल रहे हैं वो एकदम सत्य बोल रहे हैं ऐसा करके आपको लिख के देना पड़ता है। क्यों सर ये जरूरी क्यों है, क्योंकि बेटा अगर मान लो बाद में अगर ये बातें आपकी कोई भी झूठ निकलती है तो आपके ऊपर फिर लीगल केस भी हो सकता है। तो ताकि कोई इंसान जो है वो गलत गलत जीआई ना ले ले, सरकार का टाइम ना खराब करे, इसके वजह से एक एफिडेविट ले लिया जाता है कि आप जो भी बोल रहे हैं, जितनी बातें आप बोल रहे हैं वो सारी की सारी बातें आपकी सही है। क्लियर हो गया। फिर रजिस्ट्रार ऑब्वियस सी बात है कि उस एप्लीकेशन का एग्जामिनेशन करेगा। एग्जामिनेशन में या तो पास होगा या तो फेल होगा। अब यहाँ पे पास और फेल शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि बच्चों को जल्दी समझ में आता है। ठीक है, अब समझो कि अगर वो पास हो गया फिर तो वेरी गुड, पास हो गया तो भैया क्या है, उसको जर्नल में छाप दो। जैसे जो भी बच्चा पास होता है तो उसके जो मोहल्ले वाले हैं या उसके शहर वाले न्यूज़पेपर में उसका फोटो छपवा देते हैं कि ये पास हो गया। बिल्कुल उसी तरीके से बेटा अपन क्या कर देंगे, अगर आप पास हो गए तो आपका जर्नल में डाल देंगे कि इसको भैया जीआई मिल रहा है, किसी को कोई आपत्ति है तो बताओ। ठीक है, लेकिन अगर फेल हो गया तब क्या होगा, अगर फेल हो गया तो बेटा आपको ना रेक्टिफाई करने का टाइम मिलेगा कि कोई चीज़ अगर आपके एप्लीकेशन में गड़बड़ था, कम था, तो आप उसको ठीक करके लाओ। अगर आप ठीक करके ले आते हो और लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया तो अगेन आपको क्या कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा। लॉजिक समझो बेटा, बहुत ना रटने में मत जाओ, लॉजिक समझो। आपने एग्जाम दिया, पास हो सकते हो, फेल हो सकते हो। आप अभी एग्जीक्यूटिव में हो, आप पास हो गए तो कहाँ चले गए, फाइनल में चले गए, बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर आप फेल हो गए, भगवान ना करे, लेकिन अगर आप फेल हो गए तो फिर से तो आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा ना, यानी कि फिर से आपको कुछ ना कुछ जो गलती की थी वो सुधारना पड़ेगा। एक बार अगर आप सुधार लोगे तो फिर पास हो जाओगे, बिल्कुल वैसे ही। पर अगर आप नहीं सुधारे तो फेल हो जाओगे। सिंपल सी बात है ना। फिर क्या होगा बेटा, अब ये 4 महीने तक ये खुला रहेगा कि अगर किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन है तो आके भैया बोल दे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि किसी ने क्लेम किया रायपुर टी बेस्ट है, बोले रायपुर का टी बेस्ट है। अब मैं सबसे ज्यादा मैंने ही चाय बेचा है, मैंने ही रायपुर का नाम सबसे फेमस किया है चाय के मामले में, और कोई और जाकर उसमें अपना जीआई ले लिया तो मेरे को प्रॉब्लम होगा। मैं बोलूंगा यार मेरा भी तो नाम डालो, मेरी ही वजह से तो रायपुर में चाय फेमस हुआ है। तो बोलेंगे अच्छा अच्छा ठीक है हम आपका भी नाम डाल देते हैं। तो इस तरीके से अगर किसी को भी ऑपोजिशन करना है, कुछ कहना है, तो भैया वो कह सकता है, वो कोई भी हो, इंडिया में कोई भी हो, वो भैया यहाँ पे ऑपोजिशन कर सकता है। कितने समय तक कर सकता है बेटा, 4 महीने तक वो कर सकता है। मतलब उसके पास टाइम है कि आप 4 महीने के अंदर ऑपोजिशन कर लो। समझ में आया। जैसे कि लेट से कि अगर मैं 1 फरवरी 2026 को अगर जर्नल में पब्लिश हुआ, ठीक है, जर्नल में पब्लिश कब हुआ बेटा, 1 फरवरी अगर 2026 को अगर पब्लिश हुआ, तो यहाँ से 4 मंथ आपको मिलेगा। इस 4 मंथ तक आप ऑपोजिशन कर सकते हो, यानी कि मार्च अप्रैल मई जून, 1 जून तक आपके पास टाइम है कि आप बढ़िया से, अगर आपको कुछ भी ऑपोजिशन वगैरह करना है तो आप कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्लियर हुआ। अगर सब कुछ सही रहा तो रजिस्ट्रार एक्सेप्ट कर लेगा और एक सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू कर देगा। गॉट इट एवरीवन, क्लियर है। और जो सर्टिफिकेट है बेटा इस तरीके का दिखता है, देखो, शायद आपने कभी ना देखा हो,
तो इस तरीके का आपका जीआई का सर्टिफिकेट दिखता है, देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखो रजिस्ट्रार का ऐसे साइन रहता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, ये भी लिखा हुआ है, भौगोलिक उपदर्शन। गॉट इट एवरीवन? ये देखिए, क्लियर है इस तरीके का। तो ये वाली बातों को बस बेटा आपको लिख कर आना है, ये एग्जैक्ट चीज भी आप एग्जाम में लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले अगर आप इसको स्टडी मटेरियल में देखेंगे ना, तो इसको बहुत कॉम्प्लेक्स करके रखा है। एक्चुअली उसी वजह से मैंने ना इसको बहुत ही सिंपल करके बनाया कि भैया मेरा बच्चा को प्रॉब्लम ना हो। 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से एप्लीकेशन ऑफ जीआई होगा, तो मेरा बच्चा 5 नंबर में अच्छे से लिख कर आ सके। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कई बार ना बच्चा बोलता है कि सर बुक में अगर 2 पन्ने का दिया है और आपने मान लीजिए आधे पन्ने में लिखा दिया, तो हमको नंबर मिलेगा क्या? मैं आपसे एक बहुत ही जेन्युइन सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। स्टडी मटेरियल बनाने वालों में कोई ऐसा शायद नहीं है कि उन्होंने ये सोच के नहीं बनाया है कि बच्चे को एग्जाम में कितना इसमें से लिखना होगा नहीं लिखना होगा, उन्होंने बस डाल दिया। एक्ट में जितनी बात थी उन्होंने ऐसे कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। आपको खुद भी पढ़ते हुए लगेगा कि इन्होंने लिटरली बस कॉपी पेस्ट किया है। आप बेयर एक्ट निकालो, कंपेयर कर लो, आपको कुछ भी ये नहीं लगेगा कि यार बेयर एक्ट में तो ये लैंग्वेज टफ था, इन्होंने इस लैंग्वेज को बड़ा सिंपल कर दिया ताकि हमको एक बार में सेल्फ स्टडी कर रहे हैं हम समझ में आ जाए। तो स्टडी मटेरियल ने कोई भी एफर्ट नहीं किया है, उन्होंने लिटरली बेयर एक्ट को कॉपी और पेस्ट करके डाल दिया है। अब एग्जाम में क्या, अगर मान लो मैं आपको 2 पेज का पढ़ा भी दूं, क्या आप 2 पेज का आंसर लिख सकते हो? प्लीज टेल मी। मतलब 2 पेज स्टडी मटेरियल वाला ना, तो जब आप उसको कॉपी में लिखने जाओगे तो शायद 4-5 पन्ने का हो जाएगा। तो क्या आप उतना याद रख सकते हो? और अगर याद रह भी गया तो क्या आप उसे एग्जाम में लिख सकते हो? द आंसर इज नो। और क्या 5 नंबर के लिए आपको लगता है कि 4 पन्ने का आंसर होना चाहिए? अगेन द आंसर इज नो। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनके ऑल इंडिया रैंक आए हैं, उन्होंने हमारे ही नोट्स को रेफर किया है। ऑल इंडिया रैंक 6, ऑल इंडिया रैंक 17, ऑल इंडिया रैंक 22, ऑल इंडिया रैंक 23, सारे बच्चों ने हमारे ही रैंक मतलब हमारे ही नोट से पढ़ा हुआ है। तो आपको भी बेटा बस जो भी मैं लिखा रहा हूँ उसी को बस लिखते हुए चलना है। गॉट इट एवरीवन? चलिए, तो सबसे पहले आ जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था? अच्छा, कौन एप्लीकेशन देगा वो भी मैं आपको इसके बाद लिखाऊंगा, ठीक है, कि कौन कौन एप्लीकेशन दे सकता है। द पर्सन मेकिंग एन एप्लीकेशन shall attach, क्या क्या अटैच करना पड़ेगा बेटा? सबसे पहली चीज क्या अटैच करना पड़ेगा? ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेशन, कि उसी ज्योग्राफी में या उसी जगह में ऐसा क्या खास है, बाकी जगह में क्या नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, सिग्निफिकेशन का मतलब क्या हो गया? उस जगह में वो खासियत क्या है। ठीक है, फिर आप क्या देंगे बेटा? डिटेल ऑफ द गुड्स, डिटेल ऑफ द गुड्स, एरिया ऑफ द टेरिटरी, एग्जैक्टली कौन से आप ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, टेरिटरी की बात कर रहे हैं, अपीयरेंस, और लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा? एफिडेविट। तो ये 5 बातें आप याद रखिए कि ये 5 बातें तो आपके साथ में साथ जाएंगी ही जाएंगी। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, द एप्लीकेशन शैल बी, द एप्लीकेशन शैल बी इन ट्रिप्लिकेट फॉर्म, शैल बी इन ट्रिप्लिकेट फॉर्म। ट्रिप्लिकेट फॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा? जब भी आप एप्लीकेशन देंगे तो उसकी 3 कॉपी होनी चाहिए। कितनी कॉपी होगी बेटा उसकी? 3 कॉपी यहाँ पे होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, द एप्लीकेशन शैल बी, द एप्लीकेशन शैल बी scrutinized and examined, shall be scrutinized and examined, shall be scrutinized and examined. Then if application is found to be, if application is found to be correct in all respects, मतलब कि सब कुछ सही है, correct
in all respects, it will be published in GI journal. It will be published in GI journal. तो उसे GI के जर्नल में बेटा आप डाल देंगे. If the application is found to be, if the application is found to be incorrect, अब बेटा या तो सारी बातें सही होंगी या तो सारी बातें सही नहीं होंगी. शो कॉज नोटिस विल बी गिवन. शो कॉज नोटिस विल बी गिवन. क्या दिया जाएगा बेटा? फिर शो कॉज नोटिस दिया जाएगा कि आप हमें बताइए कि क्यों हम आपका ये जो एप्लीकेशन है इसको रिजेक्ट ना करें. अब बेटा शो कॉज नोटिस अगर आ गया है तो मेरे को रिप्लाई भी तो देना पड़ेगा. ऐसा तो नहीं है कि वो हमेशा के लिए मेरे लिए बैठे होंगे. द रेस्पॉन्स हैज टू बी गिवन. द रेस्पॉन्स हैज टू बी गिवन within 2 months. The response has to be given within 2 months. In case of, in case of satisfaction to registrar, satisfaction to registrar, it will be published in journal. It will be published in journal. Otherwise, application will be rejected. Otherwise, application will be rejected. तो यहाँ पे बड़ी अच्छी बात बोली है बेटा कि अब देखो आप सेटिस्फाई कर दो कि सारी बातें ठीक है. अगर सारी बातें ठीक है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी. आपका जो चीज है वो जर्नल में छप जाएगा. और अगर चीजें ठीक नहीं है तो फिर आपको क्या कर दिया जाएगा बेटा? रिजेक्ट कर दिया जाएगा. अब जैसे ही वो जर्नल में छप गया, आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ जर्नल, या तो सीधा ही छप जाएगा या तो कोई प्रॉब्लम होगा तो शो कॉज नोटिस फिर रिप्लाई फिर छपेगा. है ना? या तो सीधा छप जाएगा, दो रूट हो गया ना. या तो सीधा ही छप गया, नहीं छपा तो शो कॉज नोटिस फिर रिप्लाई फिर छपेगा. आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ जर्नल, आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ जर्नल, opposition period, opposition period for 4 months shall be given. क्या बोल रहे हैं बेटा? कि अगर मान लीजिए कि अगर जर्नल में छप जाता है तो उसके बाद ऑपोजिशन यहाँ पे होगा. कितना समय दिया जाएगा ऑपोजिशन का बेटा? सिर्फ और सिर्फ 4 महीना यहाँ पे दिया जाएगा. मतलब सिर्फ और सिर्फ तो नहीं है, वैसे इनफ ही है. ठीक है. इन केस ऑफ ऑपोजिशन, अब मान लीजिए कि किसी ने ऑपोजिशन सच में कर दिया. हियरिंग शैल बी डन, हियरिंग शैल बी कंडक्टेड, सॉरी, hearing shall be conducted and in case of no discrepancy, certificate shall be awarded. तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर किसी ने ऑपोजिशन किया, ठीक है, और उसके बाद लेकिन उस ऑपोजिशन में कोई दम नहीं था. डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है प्रॉब्लम. कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आया, किसी ने ऑपोजिशन किया तो सही लेकिन उसका ऑपोजिशन उतना दमदार नहीं लगा, तो सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा. बट इफ ऑपोजिशन इज अप्रूव्ड, लेकिन अगर ऑपोजिशन सही निकला, देन एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड. देन एप्लीकेशन विल बी
रिजेक्टेड। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि भैया अगर कोई ऑपोजिशन कर दिया कि नहीं नहीं भैया ये रायपुर टी में ऐसा कुछ खास नहीं है, ये तो फालतू आपको मामू बना रहा था, तो फिर ऐसे केस में एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो हर बार वही हो रहा है, या तो पास या तो फेल। पास हो गए तो अगले लेवल पे जाओगे। अब जैसे प्रोफेशनल में आ गए तो प्रोफेशनल के बाद क्या होगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। वैसे ही बेटा यहाँ पे भी अगर आप प्रोफेशनल पास कर लिए तो आपको सर्टिफिकेट मिल गया। यहाँ पे लेकिन अगर आप फेल हो गए तो फिर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8, द सर्टिफिकेट शैल बी वैलिड फॉर। अच्छा सर ऑपोजिशन ही नहीं आया तो, अरे भाई ऑपोजिशन ही नहीं आया तो सीधा ही सर्टिफिकेट दे देंगे, है कि नहीं। द सर्टिफिकेट शैल बी वैलिड फॉर 10 years। सर इतनी मेहनत 10 साल के लिए, अरे रुको भाई, 10 साल के बाद रिन्यू करने का मौका मिलेगा जो आप इन्फानाइट ईयर्स तक कर सकते हो। समझ में आया। शैल बी वैलिड फॉर 10 years एंड द सर्टिफिकेट शैल बी वैलिड फॉर 10 years एंड renewal is possible and renewal is possible till infinite years। तो ये इन्फानाइट ईयर्स कहीं पे लिखा नहीं है, लॉ में नहीं लिखा है। लॉ में कहां तक लिखा है बेटा, रिन्यूअल इज पॉसिबल, यहां तक लिखा है। मैं आपको ये लिखा रहा हूं कि इन्फानाइट ईयर्स तक आप कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा बच्चा पूछता ही है कि सर 10 साल तक कर दिए फिर क्या होगा, फिर 10 साल, हाँ फिर 10 साल, 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 ऐसे करते करते 100 साल, 200 साल, 400 साल तक भी आप जा सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने यहाँ पे जितना स्टडी मटेरियल में A to Z 100% कवर कर दिया है, 100%। अगर एक आध स्टेप वैसे तो आपका नहीं छूटना चाहिए क्योंकि ये पूरा प्रोसेस है, लेकिन अगर छूट भी जाएगा तो बहुत टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। सिंपल है, मैंने पूरा समझाया हुआ है, ठीक है। एग्जाम के तरीके से ही आपको समझाया क्योंकि आप लोग को भी एग्जाम का तरीका ही बेस्ट लगता है, ठीक है। चलिए, क्या सर किसी भी प्रकार की चीज का हम यहाँ पे किसी भी प्रकार का जीआई को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दे देंगे क्या? द आंसर इज नो। कुछ पर्टिकुलर टाइप की चीजें जिसको जीआई नहीं मिलता, तो अपने को वो भी लिखना है। चलिए, ये होगा हमारा टॉपिक नंबर 3। तो टॉपिक नंबर 1 क्या था बेटा हमारा, जीआई क्या होता है। टॉपिक नंबर 2 क्या था, जीआई का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। अब टॉपिक नंबर 3 में आ रहे हैं अपन, प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन जीआई। प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन जीआई यानी कि अगर आपका इनमें से कुछ में फॉल कर रहा है तो डेफिनेटली बेटा फिर तो आप जीआई लेने जाना ही मत, आपका तुरंत ही रिजेक्शन हो जाएगा। सेक्शन नंबर है इसका 9। तो अगर सेक्शन नंबर 9, तो यू आर नॉट फाइन। क्या बोलोगे बेटा, सेक्शन नंबर 9, यू आर नॉट फाइन। चलिए, तो इसको भी बेटा अच्छे से नोट्स बनाते हुए एग्जांपल देते हुए चलेंगे क्योंकि एग्जांपल के बिना ना मजा ही नहीं आता। तो पॉइंट नंबर ये क्या है बेटा, यूज ऑफ विच इज likely to likely to deceive or cause confusion। डिसीव और कॉज कंफ्यूजन यानी आपको बेटा मेरे साथ साथ नोट्स बनाना है, नोट्स बनाते हुए चलो बढ़िया हो जाएगा। अब जैसे बहुत कम लोग को शायद ये मालूम हो, बेवड़ों को तो पता ही होगा कि ये जो शैंपेन है ना, ये एक जगह का नाम है। फ्रांस में एक जगह का नाम है शैंपेन, और वहां से वो बॉटल आती है करके उसको शैंपेन शैंपेन बोलते हैं क्योंकि उस जगह से आता है। लेकिन क्या अब बेटा अगर मान लो अगर मैं रायपुर में बैठ के भी बना रहा हूँ तो उसको शैंपेन ही बोलूंगा, यस ऑब्वियसली। तो क्या बेटा शैंपेन का जीआई मिलेगा क्या? द आंसर इज नो। क्योंकि बेटा शैंपेन तो पेरिस में एक जगह, पेरिस नहीं फ्रांस में एक जगह है, सॉरी, तो फ्रांस में एक जगह है बेटा। तो वही शैंपेन को मैं यहाँ पे रायपुर शैंपेन बोलूंगा तो चलेगा क्या? नहीं यार, वो शैंपेन तो मतलब और नाम ही वहां का है। तो अगर आप रायपुर शैंपेन बोलोगे तो जगह का नाम हो जाएगा ना। अरे इट्स लाइक सेइंग दिल्ली मुंबई। अरे दिल्ली मुंबई कोई चीज कैसे हो सकता है, दोनों तो जगह है। तो वैसे ही शैंपेन भी एक जगह है बेटा। अगर आप उसको रायपुर के साथ जोड़ दिए तो दो जगह के नाम हो गए ना। तो दिस इज कॉजिंग कंफ्यूजन। समझ में आया? तो दिस इज नॉट अलाउड। क्लियर हुआ बेटा। अब जैसे कोई भी लंबा चावल होता है तो उसको बासमती बोल देते, तो अरे यार बासमती चावल अलग ही है। किसी भी लंबे चावल को तुम बासमती चावल बोल के बेच सकते हो क्या? नहीं। इससे कंफ्यूजन हो जाएगा, नॉट अलाउड, फिर आपको उसका जीआई नहीं मिलेगा, इसलिए शैंपेन का जीआई नहीं है। समझ में आया। पॉइंट नंबर बी, विच इज कॉन्ट्ररी टू विच इज कॉन्ट्ररी टू एनी लॉ। अब कई सारे वर्ड्स हैं बेटा जो गंदे वर्ड्स हैं, अब उसको लॉ में अलाउ नहीं किया है। जैसे कुछ सब्सटेंस हो गए, ड्रग्स, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस अलाउड नहीं है कि आप इनके नाम रख ही नहीं सकते। तो फिर ऑब्वियसली बात है उसके नाम से जीआई भी नहीं होगा। पॉइंट नंबर सी, विच इज ऑब्सीन और स्कैंडलस, जो गंदा है। ठीक है, अब कई जगह हैं जिनके नाम ही थोड़े से गंदे हैं,
तो आप उन जगह के नाम से अगर कोई सामान का नाम रखोगे तो फिर वो ठीक नहीं लगेगा। जैसे मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, छत्तीसगढ़ में जहाँ मैं रहता हूँ वहां से करीब 50-60 किलोमीटर दूर एक गांव है, उसका नाम है अंडा गांव। अब अंडा गांव नाम है। अब मान लो वहां पे कोई वेजिटेरियन चीज बड़ी अच्छी है, अब जैसे मान लो जलेबी बहुत अच्छी है, तो आपको अगर मैं कहूंगा अंडा गांव का जलेबी अच्छा है, तो डोंट यू थिंक दिस इज अ लिटिल ऑप्शन, मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है कि एक वेज है एक नॉन वेज है, तो कोई वेजिटेरियन आदमी जलेबी खाने भी जा रहा होगा तो उसको लगेगा यार अंडा गांव का जलेबी है, कुछ गड़बड़ ना हो। तो ऐसी चीजों को बेटा रखो ही मत, ठीक है। अब देखो गंदे एग्जाम्पल बहुत सारे दे सकता हूँ मैं, लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है क्लास उसमें मैं कैसे दूं ऑप्शन ऑफ स्कैंडलस चीजों का एग्जाम्पल, ठीक है। आगे, विच कैन हर्ट, विच कैन हर्ट रिलीजियस सेंटिमेंट। अब इसके लिए तो मैं और एग्जांपल नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में अगर मैं बोलूँ तो किसी मंदिर मस्जिद का मान लीजिए नाम से अगर मैं कोई सामान के नाम को बेच रहा हूँ, ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि इससे थोड़ा सा किसी को दुख हो सकता है, तो उसके ऊपर भी बेटा जीआई नहीं है होता। गॉट इट एवरीवन। पॉइंट नंबर ई, विच वुड बी डिसएंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन इन कोर्ट, डिसएंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन इन कोर्ट। इसका मतलब क्या है बेटा कि अगर पहले अपन किसी वर्ड को लेकर अपन कोर्ट में पहुंचे थे कि इसको हमको जीआई चाहिए, और कोर्ट ने पहले भी मना कर दिया है कि नहीं हम इसके ऊपर जीआई नहीं देंगे, तो अब भी आपको नहीं मिलेगा। यानी पहले भी एक बार अगर आप मना कर दिए गए हो तो अभी भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी ना किसी केस लॉ में मना किया गया था कि नहीं ये वाली चीज का जीआई नहीं मिल सकता। तो फिर आगे फिर से क्यों कोर्ट का टाइम खराब करना, ठीक है। तो अगेन उस चीज के ऊपर जीआई बेटा नहीं मिलेगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ एग्जाम्पल, if in earlier case, if in earlier case GI was not given, ठीक है। अगर किसी और केस में बेटा अगर जीआई नहीं दिया गया था तो अब भी आपको जीआई यहाँ पे नहीं मिलेगा। क्लियर है। पॉइंट नंबर एफ, विच आर जेनरिक नेम्स, विच आर जेनरिक नेम्स। अभी मैं मॉल गया था तो मॉल में एक ऐसी दुकान थी, अब मेरे को समझ में आ जाता है क्योंकि मेरे पास इतनी घड़ियां हैं और घड़ियों का थोड़ा शौक है मुझे, तो मुझे तो देख के समझ में आ जाता है कि ये नकली है और ये असली है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है वेट। तो वेट जो है ना बेटा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई घड़ी बहुत हल्की है ना तो डेफिनेटली वो नकली ही है, ठीक है। तो एक घड़ी थी, उसको उस घड़ी के ऊपर ना, घड़ी बनाना नहीं आता मेरे को, ऐसी टाइप का बनता है क्या घड़ी, ये बन गई, अरे बन गई यार, घड़ी बन गई राइट, ये बन गई घड़ी। अब इस घड़ी के ऊपर बेटा लिखा हुआ था स्विस वॉच। अब स्विस वॉच में स्विस का मतलब है स्विट्जरलैंड। अब बेटा जो स्विट्जरलैंड वाली वॉच है, आपको लगता है कि वो मॉल में 200 रुपए का मिल रहा होगा, स्विट्जरलैंड का घड़ी इंडिया में रायपुर में 200 रुपए का मिलेगा? नहीं, लोगों को तो पता भी नहीं कि स्विस का मतलब स्विट्जरलैंड है। तो ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने बस सुन लिया है कि स्विस वॉच अच्छा होता है तो किसी भी वॉच का नाम इन्होंने स्विस वॉच रख लिया। क्या इनको मिलेगा क्या जीआई? ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो फेक है यार, ये तो जेनरिक नेम है। अब मतलब कि ये जो स्विस नाम सुन सुन के ना लोगों को पता ही नहीं है कि वो तो उस जगह से ओरिजिनेट करता है। अब लोगों को लगता है कि स्विस शायद किसी चीज का नाम होगा, हम हर जगह हर घड़ी में वही डाल देते हैं। तो दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड। क्लियर हो गया बेटा। तो जेनरिक नेम्स का भी यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसमें बासमती वाला एग्जाम्पल भी आप डाल सकते हो कि किसी भी लंबे चावल को आप बासमती बोल के उसका आप जीआई नहीं ले सकते। बासमती इज नॉट इक्वल टू लंबा चावल, बेटा बासमती की क्वालिटी ही अलग होती है। हर लंबा चावल जो है ना, लंबा दाने वाला जो चावल है वो बासमती ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपने किसी भी लंबे चावल का नाम बासमती रख दिया, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट अलाउड। क्या ये बात आपको यहां तक समझ में आई? अब एक लास्ट पॉइंट बचा है, फिर हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। विच डज नॉट बिलोंग टू, which does not belong to that particular territory, that particular territory or area which it is claiming to be, which it is claiming to be,
अब लेट्स से कि बच्चों मेरे को मालूम है कि नागपुर का संतरा बहुत फेमस है, तो मैंने क्या किया, अपने घर के पीछे ही मैंने क्या किया कि संतरा उगाया, और उसका मैं टैग लेने चला गया। क्या टैग लेने चला गया कि ये देखो ये नागपुर का संतरा है, इसको टैग दे दो। क्या इस तरीके से चलेगा क्या बेटा? नहीं, इस तरीके से यहाँ पे नहीं चलेगा। अब जो ये बड़े सेक्शंस थे ये तो हमारे कंप्लीट हो गए कि भैया किस किस को जीआई यहाँ पे नहीं मिलेगा। सिंपल 4 या 5 पॉइंट भी याद रखोगे तो चलेगा कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी लॉ में मना नहीं होना चाहिए, ऑब्सिन स्कैंडलस नहीं होना चाहिए, रिलीजियस सेंटिमेंट को ये हार्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, डिसएंटाइटल्ड नहीं होना चाहिए, जेनरिक नहीं होना चाहिए, और क्या बोलते हैं यहाँ पे कि अगर ये किसी पर्टिकुलर टेरिटरी को बोल रहा है पर वो वहां को बिलोंग नहीं करता तो ऐसा भी नहीं चलेगा। क्लियर हो गया बेटा? यहाँ पे मैंने जैसे बताया था ना कि नागपुर का संतरा सभी को मालूम है फेमस है, पर मैं रायपुर का संतरा ले जाके नागपुर का संतरा बोल के रजिस्टर करा सकता हूँ क्या? नहीं बेटा, समझ में आ गई ये बात? इनमें से किसी में भी अगर आपको डाउट रहेगा तो जरूर बता देना, ठीक है। तो इसका निमोनिक्स भी बनाया था हम लोगों ने डोसा करके, तो इट्स क्वाइट सिंपल, ठीक है। डोसा करके हमने बनाया था कि ज़्यादातर चीज़ें इसमें कवर हो जाती है। डी का मतलब क्या हो जाता है कि आप ये जो है ये डिफेंड टाइटल्ड नहीं होना चाहिए, कोर्ट का प्रोटेक्शन इसको मिल जाए, डिफेंड टाइटल नहीं होना चाहिए कोर्ट में। ओ का मतलब है कि ऑब्सीन या स्कैंडलस नहीं होना चाहिए, ठीक है। एफ का मतलब है कि भाई पहला वाला पॉइंट कहाँ गया? नहीं, हाँ, रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट ना करे। एफ का मतलब था सेंटिमेंट, रिलीजियस सेंटिमेंट को ये हर्ट ना करे। ए का मतलब है कि किसी लॉ, एनी लॉ से कॉन्ट्ररी नहीं होना चाहिए, एनी लॉ से कॉन्ट्ररी नहीं होना चाहिए। डी से एक और था, अगर वो डिसीव करता हो, कंफ्यूजन क्रिएट करता हो, डिसीव मतलब होता है धोखा देना, तो भी बेटा ये नहीं चलेगा। ए से एक और है कि अगर वो किसी और एरिया को बिलोंग करता है, किसी और एरिया को बिलोंग करता है, ठीक है, और आपने उसे क्लेम कर दिया तो भी नहीं चलेगा। तो ये कितने हो गए? 4 + 2 6 पॉइंट यहाँ पे हो गए, टोटल मिला के 7 पॉइंट। एक कौन सा बच गया? जेनरिक नेम वाला बच गया, एक बस बेटा जेनरिक नेम वाला बच गया, ठीक है। तो एक जेनरिक नेम वाला बस बच गया है, बाकी तो सब हम लोगों ने कवर यहाँ पे कर दिया। डन। अब कुछ मिसलेनियस टॉपिक पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। टॉपिक नंबर 4, मिसलेनियस का मतलब क्या है ना कि एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब एक केस स्टडी बनाया और एक छोटा सा पॉइंट बस आपसे टेस्ट कर लिया। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, सेक्शन नंबर 8, सेक्शन नंबर 8 में क्या लिखा है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन होगा। अब ये रजिस्ट्रेशन होगा तो उसके लिए ना छोटी छोटी बातें इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे जीआई का तो फिर वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनको लिखना है, ठीक है, एक अलग से इंडेक्स उनको बना के चलना है। ऐसी छोटी छोटी बातें इन्होंने यहाँ पे लिखी है। लिखिए, सबसे पहला, द रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड, द रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड in respect of, in respect of any or all of the goods, any or all of the goods as classified by region or locality, by region और locality। तो जब आप रजिस्टर करेंगे बेटा, ये आपको ध्यान देना है कि उसको क्लासिफाई करना है उस पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से। जैसे हम बोलते हैं ना कि कोलकाता का रसगुल्ला, तो रसगुल्ला कोलकाता का है, तो हमने क्लासिफाई किया इसको एक पर्टिकुलर रीजन में। समझ में आ गया यहाँ पे? जब हम इसको रजिस्टर कर रहे होंगे तो इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंडेक्स में डालना है। रजिस्ट्रार शैल पब्लिश इट इन अल्फाबेटिकल इंडेक्स। अब जैसे अल्फेंजो मैंगो है तो भैया वो ए से चालू हो रहा है तो वो पहले रहेगा, रसगुल्ला कोलकाता का जो है वो बाद में रहेगा, इस तरीके से। तो छोटी सी चीज थी, लेकिन इसको हम यहाँ से भी पूछ सकते थे कि किस तरीके से होगा, डेट के हिसाब से होगा, क्रोनोलॉजिकल इंडेक्स में होगा कि कैसे होगा, तो अल्फाबेटिकल इंडेक्स में होगा। क्लासिफिकेशन कैसे होगा, तो रीजन के हिसाब से क्लासिफिकेशन होगा, छोटी छोटी चीजें। अब मान लो कि अगर रजिस्ट्रार ने कोई बात गलत भी लिख दी, लेट फिर डेट आपने बोला था 28 फरवरी, उसने गलती से लिख दिया मान लेते 28 मार्च, तो भी सर्टिफिकेट में 28 फरवरी रहेगा कि 28 मार्च ही रहेगा? भाई 28 मार्च ही रहेगा, यानी कि जो भी रजिस्ट्रार करेगा वही यहाँ पे फाइनल होगा।
the decision of registrar shall be final. The decision of registrar shall be final. The decision of registrar shall be final. इसके बाद ना हमारा एक इन्फ्रिंजमेंट वाला टॉपिक है और एक हमारा पनिशमेंट वाला टॉपिक है, वही बचता है। एक बार ये मिसलेनियस अगर हो जाए तो चलिए। अब सेक्शन नंबर 16 के अंदर भी कुछ बातें लिखी हुई है। किसके अंदर बेटा? सेक्शन नंबर 16, बट है वो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ही। तो 8 और 16 आप देखिए कितना बड़ा गैप है, लेकिन दोनों ही बातें रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ही करता है। तो यहाँ पे इसको मैं कंटिन्यू करता हुआ चलूंगा। सेक्शन नंबर 16 के अंदर जो बातें हैं अब, तो इसके अंदर क्या बोला है? द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शैल बी, the registration certificate shall be given with shall be given as sealed। तो उसको एकदम सील वगैरह लगा के आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को देना है। और एक और बात है यहाँ पे कि अगर आपने एप्लीकेशन दिया और एप्लीकेशन देने के बाद अगर 12 महीने तक कुछ नहीं किया तो हम ये मान लेंगे कि आपने अबेंडन कर दिया है। इफ एप्लीकेशन हैज नॉट बीन कंप्लीटेड, मतलब जो पूरा प्रोसेस है ना वो 12 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, हैज बीन कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ्स, विद इन 12 मंथ्स, ताकि चीज़ें जो है ना वो फास्ट तरीके से हो। क्योंकि इंडिया के लिए ना जीआई टैग बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे एक्सपोर्ट वगैरह पे बहुत फर्क पड़ता है, इंडिया की छवि पे, इमेज पे बहुत फर्क पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि अगर कोई चीज़ अच्छी है ना तो उसको जीआई टैग जल्दी से जल्दी मिल जाए। विद इन 12 मंथ्स इट विल बी ट्रीटेड एज अबैंडन्ड, इट विल बी ट्रीटेड एज अबैंडन्ड। क्या ये बात क्लियर हो गई बेटा? मैं जो भी आपको नोट्स लिखा रहा हूँ ना, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाने के लिए कुछ भी एरो डायग्राम बना के चैट बना के खत्म कर दूँ। नहीं भाई, आपको अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा लिखा रहा हूँ कि अगर कुछ भी एग्जाम में आए तो आप उसको अच्छे से लिख सकें। अब जो सेकंड टॉपिक है वो रिलेटेड है आपका किससे? इन्फ्रिंजमेंट से। अब पेटेंट और ट्रेडमार्क का जो इन्फ्रिंजमेंट है ना उसको तो बहुत गहरे तरीके से डील किया जाता है, पर जीआई में इतना इन्फ्रिंजमेंट होता नहीं है। और जो इन्फ्रिंजमेंट होता भी है उसको भी बहुत ही इन्होंने सिंपल तरीके से निपटाया है। तो हम लोग भी इसको बहुत ही सिंपल ही रखेंगे, कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। सबसे पहला, एज पर सेक्शन 22, एज पर सेक्शन 22, इफ person uses the name of GI without consent of authorized user, it is called infringement। तो भैया मेरे पास जीआई टैग है, मैं ऑथराइज्ड यूजर हूं, मेरे पास है परमिशन, लेकिन आप मुझसे बिना पूछे मेरे जीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? इन्फ्रिंजमेंट। इट क्रिएट्स एन अनफेयर कंपटीशन, इट क्रिएट्स एन अनफेयर कंपटीशन। इससे एक नुकसान क्या हो रहा है बेटा कि कंपटीशन बढ़ जा रहा है। अब मान लीजिए कि मैंने छोड़ो, मान लो नागपुर संतरा वालों ने अपना बड़ा अच्छा इमेज बनाया, सब कुछ किया, तो अब उन्हीं को तो फायदा होना चाहिए, दूसरों को फायदा होना चाहिए क्या? नहीं। पर इसका फायदा कौन उठा के ले जा रहा है? कोई और। मतलब कि मान लो जैसे नागपुर पास में कोई गांव में किसी ने संतरा उगाया और वो क्या बोल के बेच रहा है कि ये नागपुर का संतरा है। नागपुर में नहीं है वो, कहीं और का है, लेकिन वो नाम किसका ले रहा है कि ये नागपुर का संतरा है। तो ये भी एक तरीके का क्या हो गया बेटा? इन्फ्रिंजमेंट। क्या हो गया बेटा? ये इन्फ्रिंजमेंट। सच इन्फ्रिंजमेंट, सच इन्फ्रिंजमेंट results into false representation to the public, false representation to the public। इससे कहीं ना कहीं छवि भी खराब होती है और लोगों को भी कंफ्यूजन होता है कि कौन सा वाला सही है। जो उस दुकान में मिल रहा है वो वाला सही है, इस दुकान में मिल रहा है वो सही है। दोनों ही अगर नागपुर संतरा बोल रहे हैं, अगर यहाँ पे एक दुकान है बेटा, ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल नागपुर ऑरेंज है,
और दूसरे वाला जो है ना वो फेक नागपुर ऑरेंज वाला दुकान है। लेकिन आप कैसे पहचानोगे? आप मान लीजिए पहली बार ले रहे हो, अगर आपको पता ही है कि यार ये वाला जो है ये ओरिजिनल है, आपको पता ही है तो फिर अलग बात है, या आप एकदम एक्सपर्ट हो कि आप देख के ही पहचान जाते हो तो अलग बात है। लेकिन जब अब मैं हूँ, मैं तो सब्जी लेने जाता हूँ तो भी मम्मी से डांट खाता हूँ क्योंकि मैं गलत सब्जी लेकर आ जाता हूँ, गलत फल लेकर आ जाता हूँ। तो आप भी अगर मेरे जैसे हो तो आप तो पहचान ही नहीं पाओगे कि कौन सा सही है। तो एक तो कंपटीशन यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है, ओरिजिनल वाले को नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे पब्लिक का भी बेटा फॉल्स रिप्रेजेंटेशन जा रहा है। क्यों? क्योंकि पब्लिक को भी नहीं पता कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। अब अगर मान लो फॉल्स ऑरेंज में ले जाकर घर में खाता हूँ और बोलता हूँ कि यार इसका टेस्ट तो बहुत बेकार है, मैंने तो सुना था नागपुर के संतरे बहुत अच्छे होते हैं, इसका टेस्ट तो बहुत बेकार है, तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये इमेज बनेगी कि यार नागपुर के संतरे बेकार होते हैं, लोग तो फालतू इसे चढ़ा चढ़ा के रखे हैं। गॉट इट एवरीवन? सो दिस इज ऑल अबाउट इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट से रिलेटेड बेटा पेनल्टी भी है, तो मैं आपको सीधा ना पेनल्टी भी लिखा देता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो इसको पॉइंट नंबर सी की तरह रखते हैं। एज पर सेक्शन 39, एज पर सेक्शन 39, इफ पर्सन falsely applies any GI or applies goods as GI which is not, which is not, or make, possess, or dispose any false GI। इसका क्या मतलब है मैं आपको बता रहा हूं। पहले एक एक लाइन करके आप पढ़िए। सबसे पहले क्या बोल रहा है बेटा कि अगर कोई इंसान फॉल्सली अप्लाई करता है जीआई को, यानी कि नागपुर नॉर्मल जगह का है, रायपुर का नागपुर, रायपुर का नागपुर बोल रहा हूँ, रायपुर का संतरा है, मैं उसे क्या बोल के बेच रहा हूँ कि ये नागपुर का। ये पॉइंट नंबर वन। ये क्या है बेटा हमारा पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू क्या है? असल में मान लो कि लेट्स से कॉम्ब, अब कॉम्ब को ना कहीं पे भी जीआई मिला ही नहीं है, पर मैंने बोल दिया अरे आपको नहीं पता, रायपुर के कॉम्ब तो वर्ल्ड फेमस है, इसको तो जीआई भी मिला हुआ है। सामने वाला बोला अच्छा हमने तो कभी नहीं सुना। अरे यार आपका जीके बहुत खराब है यार, रायपुर की कंगिया वर्ल्ड फेमस आपको नहीं पता। अब मैं दो तीन बार बोलूंगा तो सामने वाला मान ही जाएगा, बोलेगा अच्छा ऐसा है क्या, दे दो दे दो। यानी असल में जीआई है ही नहीं, पर मैं कह रहा हूं कि जीआई है। भाई कंगी कहीं को भी जीआई नहीं मिला है, किसी भी कंगी को जीआई नहीं मिला है, पर मैंने सामने वाले को चिपका दिया। ये भी सेक्शन नंबर 39 में कवर होगा। तीसरा, अब मैं फॉल्स जीआई को मान लेते हैं कि ये जो है बेटा, ये जो है इसमें असली जीआई है और इसमें असली जीआई नहीं है, मतलब इसमें जीआई है इसमें जीआई नहीं है, पर मैं दोनों को ही अगर बेच रहा हूं या दोनों को ही अपने दुकान में रख रहा हूं, तो भी बेटा फॉल्स वाला जो है उसके वजह से मुझे यहाँ पे क्या होगा, सेक्शन नंबर 39 के अंदर पेनल्टी पड़ेगी। समझ में आया? यानी कि जो फेक चीज अगर आप उसको ओरिजिनल बोल बोल के बेचोगे तो भी ये यहाँ पे क्या है बेटा, गलत है। अब जैसे होता है ना कि ब्रांडेड कपड़ों को बेचना सही है, लेकिन अगर अनब्रांडेड कपड़े को आप ब्रांडेड बोल के बेचोगे तो गलत है, बिल्कुल वैसे ही। तो अगर आप बेचो, आप बनाओ या उसको अपने पास रखो, मेक, पोजेस, डिस्पोज। मेक यानी आप फॉल्स जीआई वाला सामान बना रहे हो, नकली सामान बना के बेच रहे हो, या तो आप अपने पास रख रहे हो या बेच रहे हो, सीधा लाकर बेच रहे हो। ये तीनों ही चीजें क्या है बेटा, गलत है। ये तीनों ही चीजें क्या है बेटा, गलत है। और अगर आप गलती करोगे तो भैया पनिशमेंट भी पड़ेगी ही पड़ेगी। तो फिर कितनी पनिशमेंट है यहाँ पे? तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो इम्प्रिजनमेंट भी होता है। ज्यादातर जगहों पे आप देखना ये सिविल लॉ की तरह दिया जाता है तो इम्प्रिजनमेंट नहीं होता, पर यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट भी है। मैं आपको लेक्चर के एकदम स्टार्टिंग में बोला था, यहाँ पे जो इम्प्रिजनमेंट है बेटा वो है 6 मंथ्स टू 3 ईयर्स। इसको आप लॉ के लैंग्वेज में लिखना जानते हैं, मिनिमम ऑफ 6 मंथ्स विच कैन बी एक्सटेंडेड टू 3 ईयर्स, विच कैन बी एक्सटेंडेड टू 3 ईयर्स। क्लियर हुआ बेटा? अब यहाँ पे फाइन भी लग सकता है। फाइन जो है वो कितना है, 50,000 टू 2 लाख रुपीज। मैं आपको एक ईमानदारी से चीज़ बताता हूँ, किसी को भी पेनल्टी याद नहीं रहती, इसलिए मैंने एक अलग से पेनल्टी शीट बनाई हुई है।
जब अभी दिसंबर का भी एग्जाम था तो मैंने सुबह सुबह आके पेनल्टी शीट पे पढ़ा दिया था। और अभी भी बेटा मैं पेनल्टी के ऊपर एक अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा। सिर्फ आप उस पेनल्टी वाले वीडियो को बार बार देखना और एग्जाम के पहले देख लेना, क्योंकि हर अटेम्प्ट में ना 4 नंबर से 8 नंबर का पेनल्टी पूछ रहा है। जून 25 में पूछा है, दिसंबर 25 में भी पूछा है, और अब जून 26 और दिसंबर 26 में भी पूछेगा ही पूछेगा। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है। इफ द कोर्ट हैज if the court has adequate and special reason adequate and special reason, it may impose lesser penalty it may impose lesser penalty। तो ये भी ठीक है बेटा कि अगर मान लीजिए कि कोर्ट को कभी ऐसा लगता है कि यार गलती से हो गया। अब जैसे ना मेरे को खुद भी नहीं पता था कि ये नागपुर का संतरा नहीं है, मेरे को किसी ने नागपुर का संतरा बोल के ही बेचा, और इसलिए मैं भी नागपुर का संतरा बोल के बेच दिया। मैंने गलती की, पर मैंने अनजाने में गलती कर दी। तो अगर बेटा आप अनजाने में गलती कर रहे हो तो ऐसे केस में हम आपको क्या बोले फिर। ठीक है। तो चलो ठीक है, हम आपके ऊपर पेनल्टी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। पॉइंट नंबर 3 आ जाता है बेटा, सेक्शन नंबर 25, प्रोहिबिशन ऑफ prohibition of registration of GI registration of GI as trademark registration of GI as trademark। इसके ऊपर एक आईटीसी वाला केस लो है बेटा, जिसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। तो वो आईटीसी वाला केस मैं वहां पे कवर कर दूंगा। बस आप इतनी सी बात याद रखना कि अगर आप किसी चीज का जीआई ले रहे हैं तो ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क और जीआई में बहुत बड़ा फर्क है। ट्रेडमार्क इज रिलेटेड टू अ बिजनेस, जीआई इज रिलेटेड टू अ ज्योग्राफी। तो आप बेटा जीआई को ट्रेडमार्क की तरह रजिस्टर नहीं कर सकते। जैसे दार्जिलिंग टी है, तो दार्जिलिंग टी एक जीआई है, तो क्या आप उसका ट्रेडमार्क ले सकते हैं क्या? नहीं। एग्जाम्पल, दार्जिलिंग टी is a GI. Darjeeling tea is a GI. Therefore, it cannot be used as. Therefore, it cannot be used and registered as. Used and registered as ट्रेडमार्क। अब अगर मान लीजिए कोई आदमी है, उसकी दुकान में वो दार्जिलिंग टी ही बेचता है। ठीक है। तो क्या वो अपनी दुकान के नाम को दार्जिलिंग टी के नाम से लिखवा के क्या उसका ट्रेडमार्क ले सकता है क्या? द आंसर इज नो, नहीं ले सकता। इसके ऊपर जो केस लॉ है बेटा वो एग्जाम में आ सकता है। वो केस लॉ के ऊपर एक सेपरेट वीडियो है, क्योंकि सारे केस लॉ के ऊपर एक साथ बनेगा तो उसमें वो कवर होगा। फिर चौथी चीज आ जाती है सेक्शन नंबर 24, असाइनमेंट एंड ट्रांसमिशन। असाइनमेंट और ट्रांसमिशन। असाइनमेंट और ट्रांसमिशन। सेक्शन 24 प्रोहिबिट्स असाइनमेंट और ट्रांसमिशन ऑफ जीआई। असाइनमेंट और ट्रांसमिशन ऑफ जीआई। तो सीधा ही बोल रहा है कि यानी कि अगर मान लीजिए मेरे पास अगर जीआई है, तो क्या मैं उसे पैसों के लिए किसी और को बेच सकता हूँ क्या? द आंसर इज नो। अब जैसे मुंबई तो बेटा बहुत ही रिच स्टेट है। तो मुंबई अगर मान लो नागपुर को आके बोलता है, मतलब ऐसे स्टेट एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, कोई मुंबई कर आके मान लो नागपुर वाले को बोलता है कि भाई एक काम कर, तेरा जितने ये जो संतरे तू बेचता है ना, ये सारे संतरे तू हमको दे दे, और जीआई भी तू हमको दे दे। मैं तेरे को पैसा देता हूँ, मुंबई के पास बहुत पैसा है, नागपुर तुम पैसा ले लो और अपना जीआई जो है वो हमको दे दो। क्या ये पॉसिबल है क्या? नहीं। इसी को बोलते हैं असाइनमेंट, यानी पैसा लेकर अपने राइट को देने को बोलते हैं बेटा असाइनमेंट। क्या आप इस तरीके से असाइनमेंट दे सकते हैं क्या? द आंसर इज नो। गॉट इट एवरीवन? लेकिन मान लो कि एक दुकान है, उस दुकान में ना पापा बैठा करते थे। ठीक है। इस दुकान में कौन बैठा करते थे बेटा? पापा बैठा करते थे। तो अब वो पापा की डेथ हो गई। अब पापा ने बहुत समय से नागपुर संतरे बेचे, बहुत फेमस कर दिया, उस दुकान में सब आते हैं कि यहाँ पे नागपुर का संतरा बहुत फेमस है। अब लेकिन पापा की डेथ हो गई। तो पापा के डेथ के बाद अब उस दुकान में कौन बैठेगा? उसका बेटा बैठेगा या बेटी बैठेगा, क्योंकि अब तो मॉडर्न जमाना है, बेटियां भी बैठती हैं, है ना। तो बेटा या बेटी बैठ रही है वहां पे। तो मुझे एक बात बताइए, तो फिर पापा के पास जो राइट था नागपुर के संतरे को
बेचने का, उस जीआई को इस्तेमाल करने का, तो क्या वही राइट बेटा बेटा या बेटी को भी मिल जाएगा क्या? द आंसर इज यस, वो मिल जाएगा। लिखिए। पर क्या पापा जीते जी उसे ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? नहीं, जीते जी ट्रांसफर नहीं कर सकते। लिखिए। पर्सन कैन नॉट, पर्सन कैन नॉट असाइन, ट्रांसमिट, असाइन, ट्रांसमिट, लाइसेंस और प्लेज। बहुत बार तो ऐसा हुआ है बेटा, नोबल प्राइज मिला है लोगों को और लोगों ने उस नोबल प्राइज को ना गिरवी रखा है। ठीक है, तो क्या इसी तरीके से जीआई की भी तो वैल्यू, क्या आप उसको गिरवी रख सकते हो? द आंसर इज नो। उस सर्टिफिकेट की वैल्यू है पर आप उसे गिरवी नहीं रख सकते, प्लेज नहीं कर सकते। प्लेज, मॉर्गेज और एनी, और एंटर इनटू एनी सच एग्रीमेंट, और एंटर इनटू एनी सच एग्रीमेंट। आप मान लीजिए लोन लेने गए, लोन, बैंक ने वाले ने बोला कि आपके पास ऐसा क्या है कि हम आपको, आप क्या गिरवी रख सकते हो कि हम आपको लोन दें? आपने बोला कि मेरे पास जीआई का सर्टिफिकेट है। क्या आप उसे मॉर्गेज कर सकते हो? मॉर्गेज नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? हाउएवर, ऑन डेथ ऑफ ऑथराइज्ड यूजर, ऑन डेथ ऑफ ऑथराइज्ड यूजर, द राइट शैल डिवॉल्व टू, द राइट शैल डिवॉल्व टू सक्सेसर। सक्सेसर मतलब जो भी उसका उत्तराधिकारी है, बेटा है, बेटी है, दामाद है, कौन है, डज नॉट मैटर, पर उस सक्सेसर को यहाँ पे मिल जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई बेटा? तो जीआई लगातार एग्जाम्स में आया है, सेक्शन नंबर 9 सबसे ज्यादा रिपीटेड टॉपिक है। पूरा का पूरा जीआई यहाँ पे आपका फाइनली कंप्लीट होता है। अगर आपको बेटा जीआई में कोई भी डाउट हो तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी, बट आई होप दैट जीआई आपको पूरा अंदर बाहर अच्छे से क्लियर हो चुका है। गॉट इट एवरीवन? आई होप आपको जीआई पूरा समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह जाए तो डेफिनेटली मुझसे पूछिएगा, और शक मत कीजिएगा, बढ़िया कॉन्फिडेंस से पढ़िएगा। एक बार मैं जस्ट देख लेता हूँ कि कुछ छूट तो नहीं गया। द आंसर इज नो, नथिंग हैज बीन लेफ्ट। ओके, यस बेटा, तो पूरा का पूरा जीआई यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। वेरी हैप्पी टू से कि लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर हमने पूरा जीआई यहाँ पे निपटा दिया। गॉट इट एवरीवन? चलिए, तो अच्छे से पढ़िए, जान लगा दीजिए, क्योंकि एक बार एग्जाम देखिए, एक बार अच्छे से निकालना है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, लव यू मेरे प्यारे बच्चों।